हेलो नमस्कार एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें डिस्कस करते हैं हम दिल्ली के जो टॉप 10 एमसीक्यूज होते हैं उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन। और उम्मीद करता हूं ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे और जो भी आपके टारगेट्स हैं उसको आप जरूर पूरा करें। और यदि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो 100% संभावना है कि इन्हीं क्लासों में से वो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम टॉप 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको लेके आते हैं और उसके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है जो हम प्रीवियस की क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपसे एक्सपेक्टेड रहता है कि इस क्वेश्चन का जरूर आप आंसर देंगे। ठीक है, तो चेतना गण आश्रम की नींव किस स्टेट में रखी गई थी? तो अब इसका आंसर इन चार ऑप्शन में है, कर्नाटक है कि तमिलनाडु है, केरला है कि आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इसका फैक्ट बता दूं तो इसकी स्थापना कौन करने गए थे? सीपी राधाकृष्ण। तो अभी आपको हिंट मिल गया होगा, सीपी राधाकृष्ण अभी हाल ही में किन स्टेट के दौरे पर थे? तो वो आंसर आप जरूर ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए और जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है और आप रियली में सीरियस है कि नहीं है अपने करियर के अबाउट। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 मर्सिडीज का 1-2 फिनिश किसने किया? पहले नंबर और दूसरे नंबर पर किसने फिनिश किया? तो अब सबका आंसर पक्का है कि सबको, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता ना उसको पक्का एक नाम तो पक्का आता होगा, वो है लेविस हैमिल्टन का। कि या तो अभी ए रहेगा या डी रहेगा, तो इन दोनों में से कोई एक तुक्का मारेगा। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ऑप्शन नहीं है इस बार। तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया क्योंकि बाकी वाला तो नाम आपने सुने ही नहीं है। तो हैमिल्टन इस बार नहीं रहे, हैमिल्टन इस बार चौथे नंबर पे रहे थे। ठीक है, तो ये अपना इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मोस्टली जो हैमिल्टन है वो फेरारी के हैं। जो फेरारी गाड़ी होती है उसके वो ड्राइवर होते हैं फेरारी के हैं। लेकिन इस बार किसने जीता? मर्सिडीज के। और मर्सिडीज के दोनों फर्स्ट और सेकंड पे रहे। तो अब ऑप्शन बी या सी में से एक होगा। तो जॉर्ज रसेल तो दोनों में होगा, तो ये नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। तो एक तो जॉर्ज रसेल था, ठीक है, उसके साथ था किमी एंटोनेली। तो ये 2 नंबर पे था कौन? किमी एंटोनेली। तो 1 नंबर पे कौन था? जॉर्ज रसेल। ठीक है, तो इस तरह से याद रहे। इस बार लेविस हैमिल्टन का नाम नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नहीं तो सबने मार्क वर्स्टपन का नाम सुना होगा या लेविस हैमिल्टन का नाम सुना होगा। लेकिन इस बार जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 हुई इसमें ये दोनों नहीं है। और वर्स्टपन, जो मार्क वर्स्टपन है वो तो लगभग 6 या 7वें नंबर पे रहे थे। ठीक है, तो इस बार के विजेता कौन रहे? जॉर्ज रसेल। ये याद रखना, आंद्रे रसेल का भाई है मान के चलो। ठीक है, तो आंद्रे रसेल सब नाम जानते हैं, वो क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीता? जॉर्ज रसेल ने। ठीक है, तो ये किस गाड़ी के खिलाड़ी है? जो मर्सिडीज होती है उसके ये चालक है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इन्हीं का नाम है जॉर्ज रसेल। और जॉर्ज रसेल ने पहला स्थान हासिल किया जबकि किमी एटोमली ने दूसरे स्थान पर रहे। और फेरारी की चुनौती, और फेरारी में कौन, फेरारी के कौन है सबसे इंपॉर्टेंट? जो लेविस हैमिल्टन, वो किसका कौन सी गाड़ी चलाते हैं? फेरारी की। ठीक है, और चार्ल्स लेक्लर तीसरे स्थान पर रहे। और अन्य परिणाम की बात कर देखो, ओकेन वर्स्टपन देखो 6ठे स्थान पर क्वालिफाइंग क्रैश के बाद लगभग 20 में से रिकवर करते हुए। तो वर्स्टपन कौन से स्थान पर है? 6th स्थान पर। तो आपको तो एक ही नाम याद करना, जॉर्ज रसेल। ठीक है, जॉर्ज रसेल। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? जॉर्ज। और जब ये क्वेश्चन आएगा तो लगभग 90% से ज्यादा बच्चे सीधे आंसर लगाएंगे या तो मार्क वर्स्टपन और या उन्होंने लगाएंगे सीधा लेविस हैमिल्टन। तो इस बार याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है से टू नो प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन ड्यूरेशन कितनी है? अब ये क्वेश्चन क्यों बना होगा? तो अब आपको लग रहा होगा से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। तो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? जो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्टली, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। ठीक है, तो अभी आजकल क्या होता है गांव में, क्या होता है महिला होती है ना वो सरपंच बन जाती है। ठीक है, सीट आती है वुमेन्स की, वो सरपंच बन जाती है। लेकिन एक्चुअली में सरपंच, जो कार्यकारी सरपंच कौन होता है? वो होता है उसका हस्बैंड। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री, एक जो अपनी पंचायती राज मिनिस्ट्री है उसने अभी बताया कि अब जो जो सरपंच पति है उसको आप नो बोलो। ठीक है, तो से नो टू द प्रॉक्सी सरपंच की भाई नहीं, जो एक्चुअली में जो सरपंच है वो ही आगे आके काम करे, ना कि वो प्रॉक्सी सरपंच आगे आके काम करे। तो अब ये कैंपेन चला गया, इसलिए चलाया गया कि महिलाओं को मजबूतीकरण दो, महिलाओं को एम्पावर किया जाए। लेकिन एक्चुअली में जो आदमी होते हैं वो ही एम्पावर होते हैं, और वो मतलब प्रधानपति सुना होगा, सरपंच पति सुना होगा। ठीक है, तो अब ये कैंपेन शुरू कब हुआ होगा? तो आपको इंपॉर्टेंट है कि 8 मार्च को क्या माना जाता है? वर्ल्ड वुमेन्स डे। तो इस दिन तो पक्का शुरू हुआ होगा। ठीक है, तो 8 मार्च से मिनिमम 10 दिन चलेगा, 18 मार्च तक। ठीक है, तो ये कैंपेन कब तक चलेगा? 18 मार्च। तो ऐसे कनेक्ट करके याद रखें कि 10 दिन तक आपको जो भी सरपंच पति है उनको नो बोलना है। ठीक है, तो से नो टू द प्रॉक्सी सरपंच। जो भी आपके यदि गांव में भी महिला है सरपंच, तो उनके जो प्रधान सरपंच पति है वो यदि कोई काम करना आ गया तो उनको बोलो नो, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया? पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने महिला दिवस 8 मार्च को 2026 को यह अभियान शुरू किया और इसकी अवधि 18 मार्च तक रहेगी। ठीक है,
चुनी हुई महिला सरपंचों को शक्ति का दुरुपयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है, और ये अपने आप महिला जो हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वहां डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। और पंचायती राज के परिचय बात करें तो ये 3 स्तर में देखी जाती है, ग्राम पंचायत लेवल, उसके बाद पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, ठीक है। तो जिला परिषद हाईएस्ट बॉडी होती है, उसके बाद पंचायती समिति और उसके बाद ग्राम पंचायत होती है। तो तीन तीन लेवल में ये बनती रहती है। और यदि बात करें देश का संविधान संशोधन कौन सा था, 73 संविधान संशोधन 1992, और इसी में महिला आरक्षण का प्रावधान भी है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको याद रहा होगा, ठीक है। ये 10 दिन का कैंपेन है, 8 मार्च से 18 मार्च के बीच में। अगला क्वेश्चन है केरला साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026 किसने डेवलप किया, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। केरला पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। CERT ये तो आप जानते नहीं, तो ये नहीं होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ये तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री होगी और वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करती होगी, तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा। फिर आपके पास केरला पुलिस डिपार्टमेंट की काइट, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। याद रखना काइट क्या होता है, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन। ये काइट एक संस्था होती है केरला की, उसने अभी लॉन्च किया साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026 को डेवलप किया है। तो अब साइबर सेफ्टी क्या होता है, तो साइबर सेफ्टी का मतलब होता है जो आपके पास जो स्पैम के मैसेज आते रहते हैं और जो अनदर लिंक्स आते रहते हैं, तो उसको कैसे रोका जा सकता है। और जो डीप फेकिंग आई है AI की वजह से, ठीक है। तो डीप फेक का मतलब होता है आपका चेहरा यूज करके कोई चीज बना देना या मतलब कहीं अदर जगह उसको यूटिलाइज कर देना, ठीक है। तो ये अपने आप में इसको डीप फेक के बोलते हैं। जैसे अब AI पे आप कोई भी फोटो अपलोड करते हो और किसी एक का फोटो आ जाता है, तो मतलब वो है कि डीप फेक आपकी किसी आदमी की फोटो को यूज करके वो डीप फेक करके मतलब थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके वो पेश कर देता है कहीं और जगह, ठीक है। तो ये डीप फेक से बचने के लिए केरला ने अभी साइबर प्रोटोकॉल 2026 डेवलप किसने किया, तो काइट ने डेवलप किया, ठीक है। तो जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो टेक्नोलॉजी विंग है, ये अभी काइट स्पेशल जो टेक्नोलॉजी विंग है किसकी, केरला की, ठीक है। और इससे क्या हो, जो छात्रों की सुरक्षा करेंगे, जो AI संचालित साइबर खतरों से छात्रों को सुरक्षित करेंगे, और सुरक्षित बनाने के लिए डिजिटल एक शिक्षा वातावरण बनाया जाएगा, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके 13 प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें जनरेटिव AI को जोखिम जागरूकता, जो AI है उससे क्या क्या जोखिम हो सकता है, गलत सूचना की पहचान कैसे कर सकते हैं आप, और जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता और महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करना इसमें शामिल है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन। और IT अधिनियम कौन सा, अपना IT अधिनियम है 2000, और डिजिटल जो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम वो कौन सा है, 2023। और अभी हाल ही में डीप फेक के लिए 2026 का IT एक्ट भी याद रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी याद रहा, किसके द्वारा संचालित किया गया, तो काइट द्वारा, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना गदार फिल्म अवार्ड्स किस वर्ष स्थापित किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। तो उसमें सारे किन किन को क्या क्या अवार्ड्स मिले वो सारी चीजें हम एक एक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये अभी कभी लॉन्च किया गया था, तो ये अभी पिछले ईयर 2025 में ये लॉन्च किया गया था, गदर अवार्ड्स। ये गदर कौन थे, ये एक तेलुगु पोइट थे, ठीक है। तो तेलुगु कवि थे, उनके नाम पे इस अवार्ड रखा गया है। तो तेलुगु पोइट थे गदार, ठीक है। और ये कब लॉन्च किया गया, 2025। इससे पहले क्या होता था आपको पता है, ये आंध्रा के साथ था तेलंगाना, ठीक है। तो आंध्रा और तेलंगाना, तो आंध्रा में कौन सा अवार्ड दिया जाता था, नंदी अवार्ड्स। तो नंदी अवार्ड्स दिया जाता था। तो फिर पहले तो यही नंदी अवार्ड्स ही फेमस था, ठीक है। अभी भी है ये अभी कौन देता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट देती है। तो तेलंगाना इतने साल कोई भी अवार्ड नहीं दे पा रही, तो अभी तेलंगाना का हम अपने सिनेमा को मान्यता देने के लिए पिछले वर्ष ये गदार फिल्म अवार्ड्स 2025 लॉन्च किया गया। तो इस बार का अवार्ड किन किन को मिला, तो NTR रामाराव का जो अवार्ड था वो किसको मिला था, आपको चिरंजीवी को देखने को मिला था, ठीक है। किसको मिला था, चिरंजीवी। और अभी रश्मिका मंदाना को भी अवार्ड मिला था। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार वो किसको दिया गया, रश्मिका मंदाना। तो ये हाल ही में बहुत चर्चा में थे, इनकी शादी हुई थी, तो उसके बाद ये और ज्यादा चर्चा में हो गया, ठीक है। तो रश्मिका मंदाना को किस फिल्म के लिए दिया गया था, तो द गर्लफ्रेंड जो 2025 में आई, उसमें उन्हें भूमि देवी के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इस पुरस्कार की स्थापना बात करें तो 2025 में इस अवार्ड तेलंगाना सरकार द्वारा स्थापित की गई, जिसका प्रस्तुतिकरण तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पक्का याद रखना, ये गदर फिल्म अवार्ड्स की स्थापना कब होगी, 2025 में। और ये गदर कौन थे, गदर ये कवि थे, पोइट, तेलुगु पोइट थे। तो 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। 100% आपको एग्जाम ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ये पुरस्कार तेलुगु कवि गद्दार के नाम पर रखा गया है, जो आंध्र प्रदेश विभाजन के बाद तेलुगु सिनेमा की उत्कृष्टता की सम्मानित करता है, ठीक है। तो अभी NTR रामाराव, और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा किस किस को क्या क्या अवार्ड दिया जा रहा है और किस किस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है इंडिया राइज टू एड टू तो मल्लावी। तो इंडिया ने अभी मल्लावी करके एक देश है, उसको अभी
चावल की एक खेप भेजी है, ठीक है। और उन्होंने किस बंदरगाह से भेजी गई है? उन्होंने भेजी है नाहवा सेवा पोर्ट, ठीक है। तो ये कहां पे है नाहवा सेवा? ये आपका महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है। कहां पे? महाराष्ट्र में। तो यहां से अभी मलावी में एड भेजी गई है, और वो भी क्या भेजे गए? चावल भेजे गए, ठीक है। तो अब चावल क्यों भेजे गए होंगे? तो इसका क्वेश्चन है कि मलावी इस बार अफेक्ट किए गए अल नीनो अफेक्ट, ठीक है। तो अल नीनो क्या होता है? ये भी एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट होता है। अल नीनो के कारण जो मलावी का क्षेत्र होता है उसमें क्या इस बार पूरा ड्राई हो गया। ड्राई हो गया मतलब पूरा सूखा पड़ गया, और जो इस भाग की रेन बारिश होनी थी वो किसी और जो रीजन होता है उसमें और ज्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है। तो उसके कारण जो इफेक्ट होता है वो अल नीनो इफेक्ट कहलाता है। और जो इस बार और फिर इंडिया ने, अब इंडिया ने, आपने पता होगा इससे पहले किसके जो जो अपनी फूड कॉर्पोरेशन है एफसीआई, उसके द्वारा ये सारी चीजें भेजी गई है। और इससे पहले आपको पता होगा एफसीआई का जो यूनेस्को की जो फूड मतलब फूड से रिलेटेड जो संस्था होती है उसके साथ भी हमने एग्रीमेंट किया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी मैंने आपने पहले करवा चुका था। तो भारत ने मलावी को चावल की सहायता किस बंदरगाह से भेजी? तो नावा सेवा पोर्ट, ठीक है। ये याद रखना, ये कहां पे है? महाराष्ट्र राज्य में। कहां पे? महाराष्ट्र राज्य में आपको देखने को मिलता है। और लगभग कितने 1,000 मीट्रिक टन नावा सेवा जो महाराष्ट्र से मलावी के लिए भेजा गया, जो अल नीनो की वजह से वहां सूखा पड़ गया है, जिससे गंभीर समस्या को देखते हुए और फसलों की वहां नुकसान हो गया, तो इसके कारण इंडिया ने अभी सहायता की है, ठीक है। वही मलावी की जो कैपिटल सिटी है उसका क्या नाम है? लिलोंगवे। क्या नाम है? लिलोंगवे। ये याद रखना, कभी भी आपको दिमाग में आ सकता है, ठीक है। मलावी की कैपिटल क्या है? लिलोंगवे, ठीक है। और ये जो ग्लोबल साउथ है, जो इंडिया भी साउथ में आता है, जो ग्लोबल साउथ की जो मदद है उसमें भारत अपना रेपुटेशन मतलब रेपुटेशन बढ़ा रहा है, तो उसके तहत अब ये सारी चीजें भेजी गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन याद रखना हाल ही में। और मानवीय सहायता और जो मानवीय सहायता जो आपदा राहत सहायता होता है उसमें आप भारत खाद्य सहायता भी देता है, चिकित्सा आपूर्ति भी उपलब्ध करता है। इसके अलावा पहले बहुत सारे अपने एग्जाम्पल्स हैं। जब अफगानिस्तान में क्राइसिस है तो उसके बाद अफगानिस्तान में हमने गेहूं भेजे थे, उससे पहले मेडिकल सप्लाईज भेजते थे। तो भारत लगातार ऐसे काम करता रहता है, और जिससे हमको भी एज ए इंडियन प्राउड होना चाहिए कि योर कंट्री वर्क फॉर द अदर्स एंड ऑल्सो फॉर अस, ठीक है। हमारे लिए भी काम करते हैं और वो दुनिया के दूसरे देश में काम करते हैं। जैसे हमने वैक्सीन का प्रोग्राम था उसमें भी दुनिया को वैक्सीन दी, हमारे खुद के लोगों को भी बनाई। तो ये होता है ह्यूमैनिटी की, आप मतलब ह्यूमैनिटी से कैसे किसी का दिल जीत सकते हैं, ठीक है। हाल ही में एक सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम एक सिप्री एक संस्था है जिसने अभी हाल ही में 2021 से 25 में इंडिया के ग्लोबल जो आर्म्स इंपोर्ट है उसमें हिस्सेदारी कितनी थी। अब आपको पता है कि अभी माहौल जिस तरह से युद्ध का चल रहा है, तो इनकी रिपोर्ट आ गई है इसके बीच में कि आर्म में इंपोर्ट्स करना मतलब आयात करना, ठीक है। तो इंडिया का अभी कौन सा स्थान है? इंडिया सेकंड स्थान पे है, ठीक है। तो दुनिया में पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आपको देखा होगा 100% कौन है? यूक्रेन, ठीक है। तो यूक्रेन जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, और सेकंड नंबर पे है इंडिया। तो इंडिया लगभग जो ग्लोबल इंपोर्ट्स है, जैसे मान के चलो 100% दुनिया में लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से लगभग 8.2% कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट मान के चलो 10% के आसपास जो भी इंपोर्ट हो रहा है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सिप्री एक इंस्टीट्यूट होता है, और ये लगातार ऐसी रिपोर्ट जारी करता रहता है। और बहुत बार आपने अभी नाम नहीं सुना, पहली बार सुना है, तो आप बहुत बार इसका नाम सुनोगे, ठीक है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वैश्विक हथियारों का लगभग 8.2% इंडिया आयात करता है। और जो पहले रूस या फिर पहले हम 2011 से 15 में रूस से लगभग 70% आयात करते थे, लेकिन 21 से 25 में हम लगभग 40% कर रहे हैं। और हमारी जो अभी मेनली अपना फ्रांस, इसराइल और जो यूएस है उसकी तरफ थोड़ा हम ज्यादा शिफ्ट हो गए, ठीक है। आयात का मुख्य कारण की बात करें तो चीन से अपना एलएसी का जो तनाव था, उसके बाद पाकिस्तान के जो एलओसी के साथ, और ये सारी चीजें देखने को फैक्टर मिलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 5 आयातक में यूक्रेन 1 नंबर पर, भारत 2 नंबर पर, सऊदी अरेबिया 3, कतर और पाकिस्तान 5वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन याद रहेगा होगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी लेजियम डांस रिकॉर्ड। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से। लेजियम डांस किसका है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। और ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम आ चुका है। अभी जो हाल ही में महिला दिवस हुआ था उसके उपयुक्त में उपलक्ष्य में ये प्रस्तुत किया गया, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना है। तो ये कहां पे बनाया गया? डोंबिवली में। डोंबिवली कहां पे? महाराष्ट्र में। वहां पे लेजियम डांस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर है 9111, ठीक है। तो 9111। पहले ये सांगली डिस्ट्रिक्ट करके था, उसका रिकॉर्ड था, उसको तोड़ दिया अभी हाल ही में किसने? डोंबिवली ने। अपने को तो ये रिकॉर्ड याद रहे कि नहीं रहे, लेकिन जो लेजिम है वो याद रखना, लेजिम माप फॉर महाराष्ट्र, ठीक है। तो लेजिम कहां से रिलेटेड है? महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और महिला और लड़कियों ने अभी जो थ्रोम्बिकुलरम जो महाराजा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें लेजिम नृत्य का प्रस्तुत किया, ठीक है।
और पिछला रिकॉर्ड था इसमें 7338, और वो भी किसके नाम था, सांगली डिस्ट्रिक्ट के नाम था। तो अभी हाल में किस डिस्ट्रिक्ट है, डोंबिवली, ठीक है। और जो ये कार्यक्रम था गिव टू गेन, देने से पाने तक। अभी इस बार की जो थीम थी वो भी थी, महिला दिवस की थीम की था, थीम क्या थी, गिव टू गेन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लेजिम नृत्य कहाँ, लेजिम नृत्य का भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया या जो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया वो कहाँ प्रस्तुत किया गया था, डोंबिवली में। एक्सरसाइज लेमितिये, जो किरोले लैंग्वेज है उसमें इसका अर्थ क्या होता है, तो इस लेमोतिया का मतलब होता है फ्रेंडशिप या नहीं, हाँ फ्रेंडशिप, मैत्री है, ठीक है, जिसको फ्रेंडशिप या मैत्री कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक्सरसाइज है लेमिटेड, जो कि इंडिया किसके साथ करता है, इंडिया करता है सेशल्स के साथ। जो ये सेशल्स करके एक द्वीप है उसके साथ इंडिया, सेशल्स करके एक देश है जिसके साथ इंडिया लेमितिया एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है उनकी लैंग्वेज है फ्रेंडशिप, ठीक है। अभी इसका हाल ही में 11वां संस्करण है, जो 12 दिन की अवधि में भारत और सेशल के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको याद रहेगा। तो लेमिटी क्या होता है, द्विवार्षिक प्रोग्राम होता है या द्विवार्षिक अभ्यास होता है, जिसका मतलब होता है मैत्री। तो याद रखना, बहुत सारे वज्र प्रहार और ये सारी चीजें याद होती है, लेकिन ऐसे जब नाम आते हैं एग्जाम में तो आपको याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रहा होगा। आज का अगला क्वेश्चन है कि रायसेन फोर्ट हिस्ट्री, रायसेन फोर्ट किस सेंचुरी में बनाएगा। तो ये हाल ही में चर्चा में क्या है पता है, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था, और जिसकी वजह से ये चर्चा में, वो आप जाके देख सकते हैं कि रायसेन फोर्ट कंट्रोवर्सी, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ उसको। तो ये लगभग तो मैं तो बस हमें तो ये चाहिए कि कोई भी कुछ भी हो, हम वहां से उसके स्टेटिक से रिलेटेड, उसके करंट से रिलेटेड सारी चीजें लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या कंट्रोवर्सी है आप जाके देख सकते हैं। जिसके बाद कुछ उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और ये रायसेना फोर्ट के ऊपर की कोई घटना थी, ठीक है। और किस सेंचुरी में बनाया गया था, ये लगभग 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। और ये कहाँ पे है, ये आपका देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है रायसेना फोर्ट, ठीक है। तो ये भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर, जो रायसेन शहर है वो मध्य प्रदेश के जो भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है। तो इसका एक रायसेन शहर में है, और ये भोपाल से कितने दूर, 40 किलोमीटर है। और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया, और हाल ही में उसका एएसआई द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें शासक की बात करें, पहले हिंदू सरदार थे, मांडू के सुल्तान थे, उसके बाद मुगल अकबर का अधीन भी रहा था, उज्जैन सूबा में सरकार का मुख्यालय भी रहा था, उसके बाद भोपाल के नवाबों द्वारा इस पे राज किया गया था, ठीक है। और लगभग 800 एकड़ में फैला हुआ है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो संरचना है वो बादल महल, आपको ये क्वेश्चन सीधे आएंगे, बादल महल, रोहिणी महल, इत्रदान महल और हवा महल। तो एक तो हवा महल राजस्थान में, इसके अलावा दूसरा हवा महल कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको रायसेन फोर्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। और भगवान शिव का मंदिर भी है इसके अंदर, और हजरत पीर फतेहुल्ला शाह बाबा की दरगाह भी इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हिंदू इस्लामी विरासत का एक मिश्रण है, ठीक है। कौन सा, रायसेन फोर्ट, याद रखना। और ये कहाँ पे, रायसेन सिटी में, रायसेन कहाँ पे, आपका मध्य प्रदेश में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो लेबल 2.0 है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लाइटिंग ए बिलियंस लाइव्स 2.0। तो ये किसने लॉन्च किया था, तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया टेरी द्वारा, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। आपको पता होगा लाइटिंग से मतलब आपको लाइट लगा के आप मतलब किसी का उजाला कर रहे हो, मतलब बिलियंस ऑफ लाइव्स को लाइटिंग करना, मतलब प्रकाश में लेके आना। तो ये तो अब नीति आयोग का है नहीं, इरेडा तो है नहीं, इरेडा तो मतलब होता है उससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड होता है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये हो सकता है एमएनआरई और टेरी, दोनों में से ऑप्शन है, लेकिन आपने नाम तो सुना ही होगा टेरी का, ठीक है। तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तो सबसे पहले ये इंस्टीट्यूट अभी 2.0 लॉन्च किया। तो पहले वाला कब किया गया, पहले वाला इंस्टीट्यूट 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको दिमाग में रहा होगा, ठीक है। तो लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स इंस्टीट्यूट 2008 में पहले लॉन्च किया गया था। और ग्रिड और समुदाय को सौर प्रकाश से समाधान प्रदान करना, मतलब सौर प्रकाश से लोगों को ऊर्जा देना, या मतलब उनके घर को मतलब उसमें लाइटिंग लेके आना, ठीक है। तो इसके प्रमुख विशेषताएं, ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में सौर और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान देना, उत्पादक ऊर्जा उपयोग जैसे छोटे व्यवसाय के लिए, और जो महिला स्वच्छ ऊर्जा उद्यमी है उसमें भी बढ़ावा देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ। और प्रमुख परियोजना की बात करें तो हस्तिनापुर मॉडल सिटी, और हुडको मॉडल सोलर विलेज, जीसीसी डीआरआई कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम, और भारत की जो नेट जीरो 2070 की प्रतिबद्धता है उसके तहत टेरी भी काम कर रहा है। तो टेरी याद रखना, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो अब नए नए जैसे भी कोई भी इंस्टीट्यूट आते हैं तो उनके नाम याद रखो, तो अगले बार जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पक्का ये दिमाग में रहेगा। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमारे साथ बने रहे, अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।